Welcome back to School Prep. If you're walking to this space for the first time, please subscribe the channel. ये जो चैप्टर है ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि ये आपके डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक केमिकल रिएक्शन ही होता है, बट ये आपको पता नहीं है क्योंकि आपको केमिकल रिएक्शन होता क्या है ये आपको मालूम नहीं है। इसलिए हम इस बारे में पढ़ेंगे और इसे रियल लाइफ के साथ भी कनेक्ट करते रहेंगे। एक मैं सिंपल सी अगर बात बताऊं केमिकल रिएक्शन के लिए, तो जो दूध से दही बन जाता है वो एक केमिकल रिएक्शन है, या फिर जब हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं, दूध, चीनी और चाय पत्ती, तो जो वो चाय बनती है वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। हमारा खाना पकना वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो देखा कितने सारे केमिकल रिएक्शन से हम लोग घिरे हुए हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं सब कुछ खाने से रिलेटेड बोल रही हूँ तो केमिकल रिएक्शन सिर्फ खाने का चीज़ ही होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट, ये सब कुछ हम यूज़ करते हैं, ये सब कुछ केमिकल रिएक्शन से ही प्रोड्यूस होता है। तो अब हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन। मतलब हम इस चीज़ को समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हम इस बारे में भी बात करेंगे। और इसी वीडियो में हम केमिकल इक्वेशन एंड उसकी बैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। केमिकल रिएक्शन को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, जिसको कि हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, वो आपस में ऐड होते हैं और एक नए सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरीके से अगर हमें दही बनानी है तो हमने क्या किया, दूध लेते हैं कंटेनर में, उसे ल्यूक वार्म करते हैं, उसमें 1 स्पून ऑफ कर्ड मिलाते हैं, उसे स्टर आउट करते हैं। उसके बाद उसे अगर हम 3-4 घंटे के लिए छोड़ दें तो वो दही बन जाता है। मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट था हमारा, जो कि एक दूध और 1 स्पून ऑफ कर्ड था, और हमें रिजल्ट में क्या मिला, वो एक न्यू सब्सटेंस है जो कि कर्ड है, ठीक है। तो इसको ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। या फिर अगर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस की बात की जा रही है, तो जिस तरह से चाय बनाने के लिए हम वेरियस 2 या 3 चीज़ों की यूज़ करके चाय बनाते हैं, तो वो सारे चीज़ जिनसे मिलके चाय बनती है वो रिएक्टेंट हो जाता है, और जो प्रोडक्ट है हमारा, मतलब जो फाइनल आउटकम है या रिजल्ट है, यानी इस जगह पे चाय, तो हमारा टी प्रोडक्ट हो जाता है। सो अगर हम इसे प्रॉपरली डिफाइन करके लिखें तो हम ये बोल सकते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन rearranges the constituent atoms of the reactants to create different substance as a product, ठीक है। जैसे जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं वो भी एक रिएक्शन है, वहाँ पे कंबशन रिएक्शन हो रहा है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम कुछ केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं और केमिकल इक्वेशन के बारे में भी तुम्हें समझाना है। अब जो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन हम देखने वाले हैं वो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने का रिएक्शन। देखो ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम में मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि चाहे 1 मार्क क्वेश्चन में, 2 मार्क में, या फिर 1 वर्ड आंसर्स में, किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में ये रिएक्शन केमिस्ट्री के पेपर में 101% आएगा ही आएगा। तो इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम बहुत सारे फॉर्म्स में आता है, तो यहाँ पे जो हमने लिया है वो मैग्नीशियम रिबन लिया है। अब जब हम मार्केट से मैग्नीशियम रिबन ख़रीदते हैं तो वो थोड़ा बहुत एयर के कांटेक्ट में आया हुआ होता है, जिसके वजह से उसके ऊपर मैग्नीशियम एक बहुत ही रिएक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है वो
एयर के साथ, तो इस वजह से उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो हम सबसे पहले जब उस रिबन को लेते हैं, क्योंकि हमें मैग्नीशियम बिल्कुल प्योर फॉर्म में चाहिए, तो हम उसे सैंड पेपर से रब करके उसके ऊपर अगर कोई भी ऑक्साइड का लेयर है तो उसको निकाल देते हैं। ये जो बात मैंने तुम्हें बताया है ये तुम्हारे एक क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्यों रब करते हैं सैंड पेपर से या इस तरीके से। हाँ, द क्वेश्चन इज व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो तुम्हें अब इस चीज़ के आंसर पता चल गए हैं कि क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो उस पर ऑक्सीजन के साथ मे बी रिएक्शन हो रखा हो, तो उसे हटाने के लिए हम सैंड पेपर के साथ उसे रब करते हैं। उसके बाद हम उसे टोंग से पकड़ते हैं। जब तुम केमिस्ट्री के लैब में जाओगे तो हम टोंग का यूज़ करते हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो ऐसा कुछ होता है टोंग। और इस टोंग के मदद से हम अपने बर्नर के साथ रिबन को बर्न करने की कोशिश करेंगे और नीचे वॉच ग्लास रखेंगे। ठीक है, जब हम इसको बर्न कर रहे होते हैं तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो रिबन एक डैज़लिंग मतलब बहुत ही चमकदार वाइट फ्लेम के साथ चमक रहा होता है, जलते हुए चमक रहा होता है, और वो एक वाइट पाउडर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो जो हमने लिया था वो एक फॉर्म में था जो कि मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में था, और अब क्योंकि इसके अंदर कंबशन रिएक्शन हो गया है तो वो एक पाउडर के फॉर्म में चेंज हो गया है। साथ ही क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबशन में भी ऑक्सीजन सपोर्टर होता है, तो और वैसे भी ये ओपन में हम लोग कर रहे हैं इस चीज़ को, तो इस वजह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो नया प्रोडक्ट हमें मिला है, एक रिएक्शन हुआ फ्लेम और रिबन के साथ, और हमें जो एक नया प्रोडक्ट मिला है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया पहला रिएक्शन। ठीक है, हम एक और रिएक्शन का डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जिंक ग्रैन्यूल्स को अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल्स को ले लेते हैं और उसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, डाइल्यूट का मतलब होता है जो कि वाटर के साथ मिक्स्ड हो। ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होगी, उसे कम रिएक्टिव बनाने के लिए या फिर कम हार्मफुल बनाने के लिए उसमें हम डाइल्यूट जैसे कि वाटर प्रोपोर्शन ऐड कर देते हैं। किसी भी अगर केमिकल में वाटर डाल दिया जाता है तो वो डाइल्यूटेड फॉर्म में हो जाता है। अगर उसमें वाटर का बिल्कुल भी कोई भी प्रोपोर्शन नहीं है तो वो कंसनट्रेटेड केमिकल बोला जाता है। ये दो टर्म आती हैं। अब हमने कॉनिकल ग्लास में फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और हम थोड़ी देर तक के लिए उसे बस एब्जॉर्ब करेंगे। अब वहाँ पे कुछ भी चेंज होता हुआ तुम्हें नहीं दिखेगा। ठीक है, बट जब तुम उस ग्लास को जो हमारे पास है उसे जब हम टच करेंगे तो तुम ये देखोगे कि वो बहुत ही ज़्यादा हीटेड हो गया, वो हॉट हो गया है। ठीक है, तो इस जगह पे ऐसा कुछ रिएक्शन हुआ है जिसके वजह से उसके टेम्परेचर में चेंज आया है। जब तुम इनिशियली ये दोनों चीज़ मिक्स कर रहे थे तब फ्लास्क रूम लेवल के टेम्परेचर पे ही था, लेकिन इन दोनों के मिक्स हो जाने के वजह से जो है वो उसके अंदर हॉट का प्रॉपर्टी आ गया है और वो गर्म हो गया है। इसके साथ ही जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। मतलब जैसे जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो वो जो प्रोडक्ट आता है वो होता है जिंक सल्फ्यूरिक प्लस हाइड्रोजन गैस। अब अगर तुम्हें ये लग रहा है कि हमें कैसे पता कि हाइड्रोजन गैस निकला भी है या नहीं, या इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट हाइड्रोजन है या नहीं, तो इसके लिए तुम्हें ये करना है कि फ्लास्क के बिल्कुल मुंह पे जो बाहर की तरफ से है वहाँ एक मैच स्टिक लेके जाना है। जब तुम वहाँ मैच स्टिक लेके जाओगे, माचिस की तिल्ली, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो मैच स्टिक जल जाएगा, मतलब बर्न होगा। और जब वो बर्न होता है तो वो उसके अंदर
वो पॉप साउंड आता है। जो पॉप साउंड विथ बर्निंग होता है वो हाइड्रोजन की निशानी होती है। मतलब एक तरीका होता है पता करने का कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है या नहीं। तो इस तरीके से तुम ये बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि जब हम जिंक ग्रैन्यूल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है। एक और चीज़ कि जब वो मैचस्टिक जल रही होगी तो उसके वो जो जल रहा है वो फ्लेम पेल ब्लू कलर का होगा, पेल ब्लू। ठीक है। अब इन एग्जाम्पल्स जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए, इससे तुम्हें कुछ चीज़ें जो क्लियर हो जानी चाहिए थी वो ये कि एक केमिकल रिएक्शन प्लेस ले चुका है या नहीं, ये हम तब समझेंगे अगर उसके चेंज इन स्टेट होगा। मतलब अगर वो सॉलिड था और वो गैस या लिक्विड बन जाए या वाइस वर्सा, या तो उसके कलर में चेंज आए, जैसे कि अगर वो मैग्नीशियम रिबन से वाइट कलर के पाउडर में चेंज हो रहा था या कुछ भी। इवैल्यूएशन ऑफ अ गैस, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। और चेंज इन टेम्परेचर, हमें पता है कि जिंक ग्रैन्यूल्स को जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स किया था तो वहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर आया था। तो ये 4 चीज़ें जब भी होती हैं तो ये सिंबॉलिक होती हैं कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन अक्कर हुआ है। इक्वेशन होता है, ठीक है, जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड यानी कि हमारे प्रोडक्ट, और बीच में होता है एक एरो जो कि दिखाता है कि यहाँ पे इस एरो से डायरेक्शन दिखाई जाती है कि कैसे हमारा केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ है। जैसे कि उस एरो के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रिएक्टेंट होते हैं और हमेशा राइट हैंड साइड में ही प्रोडक्ट होता है। ठीक है। और हम और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं जब हम इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, स्टेट और कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। अब एक टर्म आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका ये मतलब है कि अब तक जो हम लोग देख रहे थे, जो भी केमिकल रिएक्शंस के हम लोगों ने लिखे थे इक्वेशंस, वो हो सकता है कि सेटिस्फाई कर भी रहा हो एक बैलेंस्ड इक्वेशन को या नहीं भी कर रहा हो। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वाले जो फॉर्मूला था उसमें हमने क्या देखा कि 1 mg का मोल था और एक ऑक्सीजन का, और वो MgO बन रहा था। इस टाइप का जो होता है जिसमें कि हम बैलेंसिंग के ध्यान नहीं देते हैं, उसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन बोलते हैं। और जब हम उसके बैलेंसिंग की तरफ ध्यान देते हैं तो वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाता है। और अगर तुम ये पूछोगे कि हमें इतना सरदर्दी लेना ही क्यों है, हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग क्यों करना है, क्योंकि बैलेंस करना जो स्टूडेंट्स के लिए एक हेडेक होता है, ये सच बात है, हमें ध्यान देना पड़ता है। और अगर एक इक्वेशन हमने लिख दिया और उसे बैलेंस नहीं किया है तो वो इक्वेशन एग्जामिनर चेक नहीं करेगा, उसे गलत ही कंसिडर किया जाता है। तो इस वजह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझते हैं। अच्छा, 9th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, याद आ गया क्या? क्या था उसमें कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अभी इसी चीज़ का हम यूज़ करते हैं बैलेंसिंग के लिए। जब यहाँ पे ये बोला गया कि मास को हम ना क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी भी केमिकल का 2 मोल यूज़ हो रहा है, 2 एटम्स उसके लग रहे हैं, तो उसके प्रोडक्ट में वो अपने आप ही 1 या 4 तो नहीं हो जाएगा, हमें उसे बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करते हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो तुम्हारे बुक में भी है, NCERT की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जिसमें कि जो गिवन इक्वेशन है वो आयरन और वाटर के साथ रिएक्शन है जिससे कि रस्ट का फॉर्मेशन होता है, फेरस ऑक्साइड का, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है,
तो हम अगर इस चीज़ को लें तो इनिशियली हमारे पास आयरन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गिव्स फेरस ऑक्साइड प्लस H2। यहाँ पे हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम सारे अपने अपने एलिमेंट्स पे बॉक्सेस बना लेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। उसके बाद हम नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड पे और नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड दोनों जगह पे हम नंबर ऑफ एटम्स लिख देंगे। जैसे आयरन का 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे H2 है। वाटर में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो 2 है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है, तो हमने 1 लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आयरन 1 आ गया, हाइड्रोजन 2 आ गया और ऑक्सीजन 1 आ गया। वहीं जब हम एटम्स को प्रोडक्ट की तरफ में देखते हैं तो आयरन के 3 गिवन हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 4। तो ऐसा हो सकता है क्या कि 1 का 4 और समथिंग लाइक दिस। तो अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमने बॉक्सेस बना लिए। अब इस बॉक्स के बाहर ही हम कुछ भी करेंगे, उसके अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि हम सिर्फ कोफिशिएंट यानी कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम केमिकल फॉर्मूला में चेंज नहीं कर सकते। जैसे H2O ही होता है, H4O नहीं लिख सकते हम उस चीज़ को। हमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हम पूरे को 2 से कोफिशिएंट के तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बैलेंसिंग करने के लिए ये हमेशा गोल्डन रूल है, याद रखना कि जो सबसे ज़्यादा जिसके एटम्स हैं हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे बैलेंस आउट करना के, ठीक है, ना कि कम वाले से। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के एटम्स हैं, वो भी राइट हैंड साइड में। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जो H2O है उस O को हमें 4 बनाना है। तो सिंपल 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, अगर हमें 4 करना है तो 4 × 1 कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो केमिकल इक्वेशन बन गया है वो ये बना है, आयरन प्लस 4 टाइम्स H2O गिव्स फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हम लोग हाइड्रोजन के एटम को लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड में 4 × 2 मतलब कि 8 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो इस वजह से अब हमें इधर 8 के इक्वल करना है। तो हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बन जाएगा। तो फटाफट चलो करो ये। इसके बाद हम आयरन को अब बैलेंस करेंगे। तो हमारे राइट हैंड साइड में 3 एटम्स ऑफ आयरन है। तो सिंपल इनफ कि हम लेफ्ट हैंड साइड में 3 से आयरन को मल्टीप्लाई कर दें एंड डन। ये बिल्कुल ही एक वेरीफाइड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल गया हमें। तो देखा, ये बहुत आसान है। और एक बार जब तुम्हें लगे कि तुमने सब कुछ कर लिया तो एक बार ज़रूर काउंट करके देख लेना। जैसे कि एक बार हम यहाँ चेक करते हैं, 3 आयरन लेफ्ट हैंड साइड में चेक किया, राइट हैंड साइड में देखो 3 एटम्स ऑफ आयरन, ओके डन। हाइड्रोजन को चेक करो, 4 × 2 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन है? नहीं है। यहाँ पे है? हाँ है। कितने हैं? 8 हैं टोटल, ओके डन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को देखो, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो कितने हैं? 4 है, ओके वेरी गुड डन। और ये जो मेथड हम लोगों ने यूज़ किया है ना बैलेंस करने का, इसको कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। आगे बात इतनी समझ में। एक केमिकल इक्वेशन को देख के हमें सब कुछ समझ आ जाना चाहिए कि हमने क्या कितने एटम्स लिए, किस तरीके से ये रिएक्शन हुआ, किस चीज़ के प्रेजेंस में रिएक्शन, मतलब हम पूरी हिस्ट्री बता दें। देखते ही एक केमिकल इक्वेशन को हम पूरी हिस्ट्री बता दें कि किस किस कंडीशन के अंडर ये रखा गया था, कैसे बना इसका प्रोडक्ट और किस तरीके से हुआ। तो ये सब कुछ करने के लिए हम फिज़िकल स्टेट्स के बारे में भी लिख देते हैं, जैसे गैस है या फिर उसका सॉलिड फॉर्म में था, बाद में वो गैस में कन्वर्ट हो गया, किस तरीके से हुआ। हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हम नहीं लिखते, लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। अगर पूछा गया है लिखना 100% है। अगर तुम खुद से लिख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली लिख देते हो, लेकिन हर एक जगह पे तुम्हें ये चीज़ नहीं दिखेगी कि तुम हर जगह पे सॉलिड गैस लिख रहे हो, वो नहीं। एक गुड प्रैक्टिस है ये। और अभी क्योंकि छोटे छोटे रिएक्शंस है तो तुम याद करके लिख सकते हो, तो वो ज़्यादा
तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स ज़रूर दिला देगा एक आधा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब जैसे कि तुम पूछोगे कि क्या, तो फोटोसिंथेसिस का अगर हम बात करें तो देखो, जो तुम्हारा पेज नंबर 5 है उसमें 1.12 जो केमिकल रिएक्शन गिवन है वो फोटोसिंथेसिस का है। तो बाकी चीज़ें तो बैलेंसिंग है, वो तुम्हें पता ही है, वो मैं नहीं बताऊंगी। जो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि देखो, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है ना ये जो फोटोसिंथेसिस है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि सनलाइट होनी चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे एरो के साथ लिखा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, यही फिजिकल स्टेट्स के बारे में बताती है, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हैं हमें एक रिएक्शन के बारे में, तो ये यूज़फुल होता है इस तरीके से। ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए था। अब जितने भी रिएक्शंस होते हैं दुनिया में, उनको ब्रॉडली हमने क्लासीफाई कर दिया है कि ये अगर इस वजह से हो रहा है तो, या फिर इस तरीके का इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व है तो इसको हम ये नाम दे देते हैं, और अगर ये है तो इस तरीके का दे देते हैं। तो ऐसे ओवरऑल जो हमें पढ़ना है वो 5 तरह के टाइप्स ऑफ हमारे केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं, जिसमें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। ये 5 तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हम देखेंगे, उन्हें बैलेंस आउट करेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में से इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं 5 टाइप में से। और हर का हमें एग्जाम्पल लिखना होगा कि अगर उन्होंने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, और उसके साथ जो जो केमिकल रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं वो हमें एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखने होंगे। ओके, सो ये चीज़ अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Thank you so much for watching my videos, and if you really like my effort, do like, share, subscribe and comment. Thank you so much.